मेरे को मारने की साजिश सालों से चल रही है। पहले भी 3 बार धमकी आ चुकी है, जिसकी एफआईआर मैंने अपने स्थानीय थाने में लिख पका एफआईआर करवाई है। ये जो लास्ट धमकी आई, जो जिसपे बहुत विवाद चल रहा है, उस धमकी को के पहले इस हाथ को तोड़ा गया है। अच्छा। मारा गया है, हाथी से मारा गया है, चलती गाड़ी में। वर्तमान में जो संगठन प्रमुख है, उन लोग का कहना है कि आप फर्जी हो, इस पर क्या कहना है? फर्जी का कैसे फर्जी? संगठन के लोग जो है उच्च अधिकारी, उन लोग क्या संगठन के आड़ में पैसा वसूली कर रही है, कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आप उनकी पूछने का साल में 3 बार निधि लेते कर दिया, वो बोल रहे हैं कि फर्जी है। तो केंद्रीय मंत्री कैसे आपके सहयोग में उतर गए? वहाँ के केंद्रीय मंत्री जी को मालूम है कि वास्तविक काम यही कर रहे हैं। शुरू में भी सपोर्ट करते थे, हमेशा सपोर्ट करते हैं। उस अंदर में गाय कट के बिकते देखा मेरे क्षेत्र में जहाँ मैं रहता था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मतलब गाय का मांस यहाँ बिक रहा है, हिंदू ही खा रहा है, तो दूसरा भी नहीं खा रहा है इसमें। हाथ क्या उसी के शिकार, आपका हाथ जो लगता है उसी। तो क्या लगता है अगला कदम आप क्या उठाएंगे? अगला कदम ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त हमारे साथ जो गौपुत्र है उमेश बिसेन जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनको मिली है जान से मारने की धमकी। आखिर ये धमकी दे कौन रहा है और कौन यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में जो है जान से मारने की धमकी दे रहा है, क्यों जान से मारने की धमकी मिली है? आइए जो गौपुत्र कहने वाले जो बिसेन जी है उनसे बात करते हैं। बिसेन जी, पहले तो आपको वीएलसी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार जी। बिसेन जी, जिस तरह से आपको एक जान से मारने की जो धमकी की जानकारी मिल रही है और आपके जो पक्ष में आपके सहयोग के में जो एक केंद्रीय मंत्री भी उतर आए हैं, वाकई में क्या मारने की साजिश आपके साथ चल रहा है? मेरे को मारने की साजिश सालों से चल रही है। पहले भी 3 बार धमकी आ चुकी है, जिसकी एफआईआर मैंने अपने स्थानीय थाने में लिख पका एफआईआर करवाई है। पर पुलिस कहीं ना कहीं अब निष्क्रियता की वजह से उन लोगों को अभी तो पकड़ी नहीं है। पर ये जो लास्ट धमकी आई, जो जिसमें बहुत विवाद चल रहा है, उस धमकी को के पहले इस हाथ को तोड़ा गया है। अच्छा। मारा गया है, हाथी से मारा गया है, चलती गाड़ी में। क्योंकि वो अगला व्यक्ति निकल गया था, तो मैंने उस चीज़ की रिपोर्ट नहीं करा पाया, क्योंकि पहले हाथ जोड़ा था, यहाँ से पूरा ब्लीडिंग हो रही थी मेरी। तो पहले इलाज करवाया और पुलिस ने बोली कि हम ढूंढ रहे हैं करके। मतलब ये जो व्यक्ति एक बार के दोबारा फिर गलती करेगा, उसके 10 दिन के 8 दिन के अंदर में फ़ोन आता है कि सीधा गाली चालू करता है, आपके परिवार को काट देंगे, मार देंगे, महाबैनी गाली। मैं पहले रिकॉर्ड नहीं करता, मतलब कुछ मजाक कर रहा होगा, पर मुझे जब परिवार को काटने की बात आती है स्वाभाविक में रिकॉर्डिंग किया। तो अब रिकॉर्डिंग सुनिएगा, पूरी महाबैनी गाली और दुनिया भर कर दूंगा। उन्होंने बोला फिर फ़ोन को मैं नहीं काटता, तो और यहाँ क्या क्या बक देता होगा। आखिर ये धमकी दे कौन रहा है? ये छत्तीसगढ़ में माफिया तस्कर हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट चलता है, जिनके पड़ोस में कबाड़ी रहता है। ये लोगों को, क्योंकि हमने लंबे समय से इनके ट्रक की जब्ती बनी हुई है और ट्रक छूट रहे नहीं है, तो स्वाभाविक है जो ऐसे ट्रांसपोर्टर जो हैं, जो बिरगांव में जिनका ऑफिस है और जो रजा तालाब में जिनका निवास है और वहीं पर कबाड़ी भी रहता है, ये ट्रांसपोर्ट तस्कर मेरे को मरवाना चाहते हैं। आपको मरवाने का मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह ये है कि हम मर जाएंगे तो सीधा गवाही खत्म हो जाएगी। अच्छा। सीधी सी बात है कि फिर आसानी से वहाँ भ्रष्टाचारों का आपने खोले भी तो हैं, इस तरह कुछ? मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ ना कि जिसका ट्रांसपोर्ट है वो तस्कर है। गाड़ियाँ चलती है, यहाँ पे तिवारी नाम का रेवाड़ी रहता है, उसको ट्रक कहाँ से उपलब्ध करवाते हैं? तो कहीं ना कहीं यही ट्रांसपोर्टर उपलब्ध करवाते हैं। वो इतना खुले कैसे कर पा रहे? इतने दिन से उसको जो लोग अपने आप को संगठन का बड़ा पदाधिकारी बताते हैं, ये लोग तिवारी खिलाफ में क्यों आज तक कार्रवाई नहीं करवाए? हम लोग बोलते हमने करवाए, हमने कबाड़ी खिलाफ में करवाए, ये लोग क्यों नहीं करवाए आज तक के? इनके पड़ोसी इनके सब ये जानते सब कुछ, क्यों नहीं करवाए? एक गाय की ना रिपोर्ट लिखवाए ना तस्करी न रुकवाए, ये चुपचाप मान के क्यों देख रहे हैं? कारण यही है क्योंकि ये लोग आजीवन उनसे पैसा लेते आए हैं, आजीवन पैसा लेके अपना जीवन चलाए। आज रोडपति से करोड़पति बन गए। कैसे बने? इसी कारण से बने कि इनको तस्कर लगातार फाइनेंस कर रहे हैं और हमको मारने के लिए इनका उपयोग कर, और ये प्यादे लोग का उपयोग कर रहे हैं। आप संगठन के उच्च अधिकारियों के ऊपर आप ये ब्लेम लगा रहे हैं? सीधे सीधे मरवाना चाहते हैं। अभी तो अफवाहों का बाजार उन्होंने गर्म कर दिया है, वही मरवाना चाहते हैं। उनको मेरे से बहुत खतरा है। पहले जैसे सबूत हमारे पास आते गए, उन लोग नए नए पैतरे करते गए। पहले भी हमारे पीछे ने बहुत, कह सकते हैं कि उन्हें आपत्तिजनक स्थिति हमारे भारत पैदा करी है, पर हम लोग नहीं बोलते थे। पर अब जब जान बट्टे पे आए, परिवार जान, तो स्वाभाविक हमको बोलना पड़ेगा। जो वर्तमान में जो संगठन प्रमुख है, उन लोग का कहना है कि आप फर्जी हो, इस पर क्या कहना है? फर्जी का कैसे फर्जी है? पहले फर्जी का सर्टिफिकेट उनको दिया भगवान। फर्जी कौन है? फर्जी भारत का हर नागरिक गौ सेवक है। जो आधा घंटा सेवा देता है गाय के लिए कहीं पे भी, वो भी गौ सेवक है। 5 मिनट दे, वो भी गौ सेवक है। जो विचार रखे, वो भी गौ सेवक है। फर्जी का मापदंड क्या होता है तो बता दे। ये तुमने कितने गौवंश को उठा के अस्पताल लेकर कितने मेडिसिन कर दिए, कितनी व्यवस्था करा दिए? इतने साल से संगठन में कभी कुछ किए कि इन्होंने? इनकी उपलब्धि तो बता दो। अगर आज इनको पद मुक्त कर देने की औकात नहीं है कि इनको कोई नमस्ते भी करेगा, संगठन से मुक्त हो जाए। हम तो कुछ संगठन में नहीं है, पर कहीं ना कहीं गाय की व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए हम कुछ प्रयास किए, तब लोग हमको जानते हैं, तब हमको लोग पूछते भी। हमको तो पत्रकार से लेके पुलिस से लेके सब पूछते कि भैया क्या करना चाहिए। हम मार्गदर्शन देते हैं उसमें कि इस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि हर जगह हम भी उपलब्ध नहीं हो सकते।
हम ये भी नहीं बोलते कि बहुत सारा गौवंश हम बचा रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने कई गौवंश खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आपसी विवाद आप लोग का जिस तरह से बढ़ा है, आप लोग का जो समाज में जो छवि है वो किस तरह से धूमिल हुई? क्या आपने या फिर आपके उच्च संगठन के अधिकारी इस बात को सोचे हैं? आप लोग जो संगठन के जो दायित्व मिला है उसको तो घर की लड़ाई मान के चल दिए हैं, अब आप लोग जो समाज का क्या काम करेंगे? समाज के लिए जो आप करने के लिए जिस दायित्व पे आए हैं, यहाँ तो दायित्व की लड़ाई शुरू हो गई, क्या कहना आपका इसमें? मैं तो संगठन दायित्व कई साल पहले छोड़ चुका हूँ। मुझे मालूम था काम करने के लिए दायित्व की आवश्यकता नहीं, इच्छा शक्ति, मन शक्ति की आवश्यकता है। अगर वो आपके पास है, अर्थ नहीं भी है, तो आप अगर जो अनुभव के आधार पे लोगों को सिखा सकते हो, वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। मैंने किया, मुझे मौका मिला, पूरा सहयोग पूरा मैंने दिया और आज भी वही कर रहा हूँ। मैं अलग अलग तरीके से नए नए सिस्टम बना के लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, कर रहे हैं। और सेटअप भी हमारे पास में अच्छा है, और उसमें भी सेटअप में मेरे को करना नहीं पड़ रहा है, लोग जाके कर रहे हैं वहाँ पे। यही गौ माता से उपलब्धि दिलाई कि लोग अब जाके उस सेटअप को सिस्टमेटिक कर रहे हैं। सरकार भी इस चीज़ को मान रही है। नगर माता बनाने का मौका हमको मिला, उन्हें घोषणा भी करी। सबसे बड़ा गौधाम भी बनाने का मौका हमको मिला, बकाया उसमें सरकार ने काम करी। अस्पताल बनाने का मौका मिला, हमको माध्यम ने हमने लड़े। अस्पताल भी रायपुर के अंदर में 4 बने, ठीक है। कुछ व्यवस्थाओं का आलम नहीं है, वेटनरी विभाग, पर पूरे प्रदेश में वेटनरी जगाने का जो कहते हैं श्रेय है, यहाँ के गौपुत्र परिवार को जाता है, कोई संगठन में जाता। संगठन ने कुछ नहीं किया वहाँ पे, वो सिर्फ अपने वसूली में लगे रहे। संगठन के लोग जो है, उच्च अधिकारी लोग, क्या संगठन के आड़ में पैसा वसूली कर रही है, कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। आप उनकी पूछने के साल में 3 बार निधि लेते, करते क्या है? अरबों की, करोड़ों की निधि लेते, करते क्या है? क्या ऐसा बदलाव कर दी उन्होंने कि कौन धर्मांतरण में कर दी, लौ जिहाद में कर दी, गौरक्षा के लिए कर दी? उस निधि का वास्तविक उपयोग क्या करता है? जिनके साथ आप ताल पे ताल मिला के चलते रहे, उनके कदम के कदम चला के, आज उन्हीं लोग आपको फर्जी बोल रहे हैं, तो क्या अपने हिसाब से इन लोग जो है सिस्टम चेंज कर देते हैं? क्या है ऐसा कि आज उनके नजर में आप फर्जी हो गए? ऐसा है कि उनकी अगर जी हुजूरी, नमस्ते, चमत्कार करते रहो तो हम बहुत अच्छे, हम कुछ ना करें पर उनके रोज चरण वंदन करें तो हम उमेश बिशन बहुत अच्छा है। अगर उनके विपरीत काम करे और अच्छे से काम कर दिखाते हैं, उनको जो चीज़ वो नहीं कर सकते, वो अगर हम कोई व्यक्ति कर ले, वो उनके लिए फर्जी हो जाता है। तो अभी जिस तरह से आपने बताएं कि धर्म निधि या रक्षा निधि लेने के मतलब क्या है, जिसपे करोड़ों रुपया को क्या करते हैं लोग, तो वाकई में पैसा आखिर करते क्या है? इसका ये मतलब है कि आप समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। मैं एक उपलब्धि बताऊं, ऐसा क्या करते हैं, क्योंकि उतने रुपये मजाक नहीं कर, हमारे पास हो जाए, मैं बहुत अच्छी व्यवस्था, जब आज नहीं है तो व्यवस्था जुटा सकता हूँ लोगों के माध्यम से, लोग बोल के, वो अगर हो जाए तो मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था। सिर्फ गौवंश की बता रहा हूँ मैं, उसमें अच्छी व्यवस्था हो जाए, अच्छे आश्रम खुल जाए, क्यों नहीं होता? कहाँ जाता? उसका हिसाब देंगे ये जो पैसा लेते उसको तो हिसाब नहीं देते इन लोग। तो इस पे तो कानूनी कानून को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। बिल्कुल कानूनी हस्तक्षेप होना चाहिए। आप लोग ने इस चीज के बारे में क्या प्रशासन को इसकी जानकारी दी है, या फिर जो राज्य के जो पदाधिकारी कर रहे हैं, जो मठाधीश बन के बैठे हैं, तो क्या उनके ऊपर जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री लोग क्या कर रहे हैं? उन लोग क्यों इस जो दृश्य चल रहा है, इस तरह के जो मंजर चल रही छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से यहाँ पर बदलाव आए दिन देखने को मिल रहा है, जिस तरह से एक दूसरे को प्रत्यारोप करने में लगे हैं कि ये फर्जी है, ये फर्जी, इससे समाज का कितना नुकसान होगा? क्या बोलते हैं? आप सही बोल रहे, समाज को नुकसान, समाज को गलत दिशा। शुरुआत मैंने नहीं करी ना, मैं बोलता भी नहीं था, पर जब इन्होंने मेरे प्रति बिना जाने, बिना जानकारी के, बिना पुख्ता सबूत के, बिना चीज के, तस्करों के बोलने पे दुष्प्रचार चालू कर दिया, तो मेरे पास तो बहुत सारी चीजें बोलने की, क्योंकि आप जिस जगह बैठे वहाँ अरबों रुपए आते हैं, पर आप उसका क्या करते? फिर मैं भी सवाल कर सकता हूँ, पर हम सवाल इसलिए नहीं करते कि चलो उनका कर्म वो जाने। पर जब ये सारी स्थिति पैदा करने वाली यही है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारी चंदा चौकड़ी चलती रहे, कोई दूसरा व्यक्ति धर्म काम ना करे, उसका वो नए लोगों को तैयार ना करे। वो चाहते हैं कि सारे हमारे अतस्थ गुलाम रहे। ये तो बहुत अच्छे से सब चीज़ चल सकता था, पर उनकी नीयत खराब थी। उनने करना कि नीयत खराब है तो स्वाभाविक है उन लोग ये जितना फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं, ये वही फैला रहे हैं। जो गौ सेवा है, धर्म रक्षा निधि का जो काम चल रहा है, जिस तरह से आप अभी लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जो चीजें हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप लोग कहते हैं कि हम धर्म के लिए खड़े हैं, समाज के लिए खड़े हैं, लव जिहाद के लिए खड़े हैं, धर्मांतरण के लिए खड़े हैं। अब ये लड़ाई जो है, अब समाज लव जिहाद या धर्मांतरण की लड़ाई नहीं हो रही, आपकी वर्चस्व की लड़ाई होगी। किसकी वर्चस्व बचा रहे हैं आप लोग? क्या वर्चस्व है ये? मेरा वर्चस्व वाला मामला नहीं है, वो जो लोग फर्जी बोल रहे हैं उनके वर्चस्व की लड़ाई। मेरी वर्चस्व मैं तो अभी भी सामान्य रूप से काम कर रहा हूँ। आगे मैं कभी नहीं बोलता कि मैं बहुत प्रांत का बहुत बड़ा पदाधिकारी, कभी बोलता नहीं। उमेश बिसेन ने गौपुत्र, हमने गौ प्रणाम और गौपुत्र शब्द को यहाँ पे लाया, क्योंकि एक पहचान गौ सेवक की होना चाहिए। अगर जो गौ सेवक कर रहा है, गौपुत्र होना चाहिए, उसकी अलग पहचान। इसने जब वंदन करना है तो हमने गौ प्रणाम। मैं एक उदाहरण बात करना चाहती हूँ। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई महिला है,
किसी महिला को लगता है कि मुझे जो है धर्म के लिए खड़े होना चाहिए, गौ माँ की सेवा करना चाहिए, तो क्या उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या कहीं से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मैं जो हूँ गौ पुत्र हूँ या गौ पुत्री हूँ? क्या मैं जो गाय को है पेरा दे सकती हूँ? क्या मैं हरा घास खिला सकती हूँ? क्या उनको चारा खिला सकती हूँ? क्या अब ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिससे वो भी बच जाए कि वो फर्जी नहीं है? क्या है, क्या कहना भारत चाह का रहे हैं? हर नागरिक गौ सेवक है। फर्जी का कोई मापदंड होता नहीं है, फर्जी कोई नहीं। मैं बोला जो आधा घंटा सेवा देता है वो भी गौपुत्र गौ सेवा, क्योंकि इस विषम परिस्थितियों में अगर कोई सेवा कर रहा है, वो भले ही खड़ा होकर दवाई दे सक रहा है, खड़ा भी हो रहा है हमारे साथ, वो भी गौ सेवा, क्योंकि समय तो देना ना। सबसे बड़ा चीज है समय देना के समय। जिस समय लोग समय नहीं दे, उस समय समय दे रहे, उस समस्त भारत में से हर नागरिक गौ सेवा, क्योंकि पहले हर व्यक्ति घर में गौपालन करता था, पर आधुनिक परिस्थितियों में पालना छोड़ दिया। भारत का हर सनातनी गौ सेवक है, उसको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सनातन धर्म में पैदा हुआ